31 मार्च 2025 बहुत ही नजदीक आने वाली है और आपको भी अपने एमएसएमई की पेमेंट टाइम से जरूर करनी है, अदरवाइज वो खर्चा आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 43BH जो 45 डेज का एमएसएमई पेमेंट रूल है, लास्ट ईयर आ चुका था बट दोबारा से आपको रिकैप करवाने वाला हूं बिकॉज 31 मार्च बहुत ही नजदीक आ रही है। एंड लास्टली आपको मैं एक ऐसा केस स्टडी दिखाने वाला हूं जहां पे आप इस प्रोविजन से बच सकते हैं। सरकार का काम है कानून बनाना और हमारा काम है कानून के दायरे में रहते हुए अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए काम करना। कैसे आप उससे बच सकते हैं लास्ट में बताऊंगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको रिकैप करा देता हूं 43BH के बारे में। 43BH बोलता है कि आपको एमएसएमई से अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी विद इन द टाइम लिमिट, 15 डेज और 45 डेज, जो भी टाइम लिमिट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस सिनेरियो में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सप्लायर, कौन कौन से सप्लायर इसके अंदर कवर रहेंगे। तो अगर आपका जो सप्लायर है जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, जिससे आप सर्विस ले रहे हैं, अगर वो एक ट्रेडर है तो ट्रेडर के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आपको यहां पे कोई भी डिसअलाउंस नहीं है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर वो अदर देन ट्रेडर है, अदर देन ट्रेडर में आपके सर्विस प्रोवाइडर आ जाएंगे, आपके मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे। अगर ये दो हैं तब एमएसएमई के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, 45 डे वाला रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन उसमें भी आपको चेक करना है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। नाउ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज की डेफिनेशन मैंने यहां पर दी हुई है। इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट के बेसिस पर आपको यहां पर डिसाइड करना होता है। अब ये लिमिट जो है 1 अप्रैल 2025 से नई लिमिट आ चुकी है, लिमिट अपडेट हो चुकी है, बट वो हम नेक्स्ट ईयर समझेंगे। 31 मार्च 2025 के लिए जो लिमिट रहेंगी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए, वो ये लिमिट रहने वाली है। अब अगर वो सप्लायर माइक्रो और स्मॉल है तो उस केस में प्रोविजन 43BH के अप्लाई हो जाएंगे एंड आपको टाइम से पेमेंट वहां पे करनी होगी। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सप्लायर मीडियम या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे और वहां पे आप लेट पेमेंट भी करेंगे तो चलेगा, कोई डिसअलाउंस आपका नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अगर चले रिसिपेंट की बात करें, यानी जो गुड्स खरीद रहे हैं, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, रिसिपेंट अगर एक रेगुलर सप्लायर है तो ये वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर जो रिसिपेंट है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाता है, तो ये एमएसएमई पेमेंट वाला रूल वहां पर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कौन कौन सी कवर होंगी, वो पेमेंट जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुई है और जो आपने एक्चुअल में पे की है। अब पीएनएल अकाउंट में डेबिट कौन कौन सी पेमेंट नहीं होती, मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने कोई प्लांट खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कोई कैपिटल असेट आपने परचेज की जो कि बैलेंस शीट में आपके जाती है, बैलेंस शीट में असेट में आप बुक करते हैं एंड उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हैं। क्वेश्चन ये आता है क्या उस डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में भी आपको ये पेमेंट वाला रूल चेक करने की जरूरत है? आंसर इज नो, वहां पे आपको ये कोई रूल चेक करने की जरूरत नहीं है। जो खर्चा डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट हो रहा है खाली वही चीज आपको यहां पर चेक करनी है। तो जो पेमेंट आपकी डेबिट होगी पीएनएल के अंदर, वहां पर ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। कैपिटल असेट के रिस्पेक्ट में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे और डेप्रिसिएशन आपका अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन वैसे भी पेमेंट बेसिस पर नहीं होता, डेप्रिसिएशन इज अ सेपरेट थिंग। ईयर ऑन ईयर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, वहां पे पेमेंट की कोई कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं टाइम लिमिट की, 45 डेज में करना है या 15 डेज में करना है। तो यहां पर बेसिकली आपको देखना होता है कि आपका कोई एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर आपका सप्लायर और रिसिपेंट का कोई अग्रीमेंट नहीं है, नो अग्रीमेंट के केस में 15 डेज की टाइम लिमिट होती है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के, जब आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है तब आपको ये जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज की हो जाती है। 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। सर अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको 43BH के प्रोविजंस चेक करने होंगे और आपका वो खर्चा डिसअलाउ भी हो सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो प्रोविजन है ये केवल अप्लाई होता है आपके क्लोजिंग बैलेंस पर, यानी 31 मार्च 2025 को जितने क्रेडिटर्स आपके हैं उन क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है। उस क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में जो जो खर्चा आपने पीएनएल में डेबिट किया है, अगर उसकी पेमेंट आपने विद इन टाइम लिमिट नहीं की
तो आपका वो जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव ईयर में। अच्छा, मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं, ये एक्सपेंस जो है ना, ये कंप्लीटली डिसअलाउंस नहीं होता, ये डेफरमेंट होता है। इसका मतलब करंट ईयर में वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर आप उसकी लेट पेमेंट भी कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर में जाकर के वो खर्चा एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर अलाउ हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ डेफरमेंट ऑफ योर एक्सपेंसेस, बट यस उसकी वजह से आपका करंट ईयर का टैक्स जो है वो ज्यादा बन जाएगा, बिकॉज करंट ईयर में आपका जो खर्चा है वो आपने डेफर करके नेक्स्ट ईयर में कर दिया। इसीलिए ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, और एमएसएमई को पेमेंट करना जरूरी होता है टाइम से, और केवल उस बैलेंस पर लगेगा, उन क्रेडिटर्स के ऊपर लगेगा जो 31 मार्च 2025 को आपकी बुक्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उनकी पेमेंट आपको करनी होगी विद इन द टाइम लिमिट जो हमने अभी डिस्कस की है। नॉट अप्लाई ऑन डेप्रीशिएशन एज नो पेमेंट, डेप्रीशिएशन के केस में नहीं लगता है ये। इफ टाइम लिमिट मिसेस देन अलाउ ऑन पेमेंट बेसिस, अगर टाइम लिमिट आप मिस कर देते हो, टाइम लिमिट से ज्यादा में आप पे करते हो, तो जिस ईयर में फिर आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे, जैसे नेक्स्ट ईयर में अगर आप पेमेंट करोगे, बिकॉज 31 मार्च है, उसके बाद अगर आप पे कर रहे हो तो वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में आपको वो खर्चा फिर अलाउ किया जाएगा। नाउ पेनल्टी इंटरेस्ट ऑन लेट फी, अच्छा लेट पेमेंट जब आप करते हो किसी पर्सन को, अपने सप्लायर को, तो वहां पे कई बार लेट फीस और या पेनल्टी भी लगाई जाती है। क्या लेट फीस और पेनल्टी के केस में भी आपको 45 डेज का ये कंसेप्ट चेक करना है? देखिए लेट फीस और पेनल्टी जो होती है वो एज पर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको अलाउ नहीं की जाती है। तो वो जब खर्चा आपके पीएनएल में डेबिट ही नहीं हो रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हाँ आप अपनी बुक्स बनाओगे, हो सकता है वहां तो आपको डालना पड़े, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का। तो जब खर्चा अलाउ ही नहीं किया जा रहा है इनकम टैक्स में, तो उसके डिसअलाउंस का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिकली मैंने आपको रिकैप करवाए, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट ईयर भी डिटेल में समझा दी थी। अब आपको लास्ट में मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन का सॉल्यूशन क्या है। सर इससे तो बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, और ये जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जा रहा है। 100% सही है या नहीं है वो आप डिसाइड करना, बट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन है। आप क्या करो, जितने भी आपके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं, आपका अभी आने वाला है 29, 30, 31 तारीख आपकी आने वाली है, आप 31 मार्च को सारे चेक जो है बना करके क्लियर कर दो। जितनी भी आपकी 45 डेज से ज्यादा पुरानी पेमेंट है, 31 मार्च 2025 को उन सभी का आप चेक बनवाइए, चेक बनवा के साइन करा के रख लीजिए, एंड अपनी बुक्स में उन सभी की पेमेंट आप शो कर दीजिए कि उसकी पेमेंट हमने कर दी है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर हम तो अभी पेमेंट करना नहीं चाहते, हम तो पेमेंट लेट करेंगे, हम तो पेमेंट मई मंथ में करना चाहते हैं, अप्रैल के लास्ट में करना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करो, आप चेक बना करके रेडी रखो, बट चेक या तो आप चेक बाद में डिस्ट्रीब्यूट करो, बोलो भाई 20 दिन बाद, अपने आप वेंडर्स को बोलो, सप्लायर्स को बोलो आपका चेक बन चुका है लेकिन 20 दिन के बाद लेने के लिए आना, जो हमारी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आप चेक लेने के लिए आना। चेक तो बन गया 31 मार्च को, आपने अपनी बुक्स में पेमेंट भी दिखा दी 31 मार्च को, पॉइंट मेरा नोट करना, 31 मार्च को आपने पेमेंट दिखा दी अपनी बुक्स के अंदर। बट सर पेमेंट ऐसे कैसे दिखा देंगे, बैंक अकाउंट से तो पे हुआ ही नहीं है वो अमाउंट, लेकिन चेक तो आपने बना करके दे दिया ना। एक कंसेप्ट होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो आपको यहां बनाना पड़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक के अंदर, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आपको ये सारी एंट्रीज जाएंगी, दैट इज ए सेपरेट थिंग, बीआरएस आपको बनाना पड़ेगा। बट बुक्स जब आप बनाओगे तो बुक्स में आप 31 मार्च को सारी पेमेंट रिफ्लेक्ट कर दो कि भाई पेमेंट हमने बना करके दे दी है। चेक आप बाद में दे देना, या फिर चेक भी आप 31 मार्च को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो सप्लायर्स को, अगर आपके सप्लायर रिलायबल है, लेकिन उनको बोलो कि पेमेंट आप इसको बैंक में प्रेजेंट 20 डेज 30 डेज जो भी हम आपकी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही बैंक में इसको प्रेजेंट कीजिएगा, बिकॉज एक चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की, तो आराम से उसको आप 1 महीने बाद भी बैंक में प्रेजेंट करेगा अगर आपका सप्लायर, तो वो चेक क्लियर हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप इस प्रोविजन से बचना चाहते हो, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये चीज यूज हो रही है, 31 मार्च को आप चेक बना करके दे दो सप्लायर को, बोलो बाद में प्रेजेंट करे, या चेक बना करके अपने पास रख लो एंड बाद में उसको फिर पे करवाओ। अपनी बुक्स में आप उसको खर्चा रिकॉर्ड कर लो, आपका बैंक मैच नहीं होगा,
बिकॉज बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुए अभी चेक, तो बैंक में आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वहां पर प्रिपेयर करके देंगे। लेकिन इससे आप कैसे बचेंगे अब उसको सुनिए। बिकॉज आपने 31 मार्च को पेमेंट कर दी, आपने अपनी बुक्स में उस पेमेंट को दिखा दी, क्या इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है? इनकम टैक्स तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा भाई, आपने अगर पेमेंट कर दिया 31 मार्च को दिखा दो। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च का, जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है, वो वहां से रिमूव हो जाएगा आपकी बुक्स में से, और आपके क्रेडिटर्स में से वो सारे क्रेडिटर्स आपके चले जाएंगे जो 45 डेज से ज्यादा पुराने हैं, जो छोटे मोटे नए नए क्रेडिटर्स हैं, हफ्ता 2 हफ्ते वाले, खाली वो आपकी बुक्स के अंदर बचेंगे। तो आपको कहीं पे भी अपने फाइनेंशियल्स देने होंगे इस प्रोविजन को चेक करने के लिए तो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, जो पुराने वाले हैं उनकी पेमेंट आपने 31 मार्च को ऑलरेडी कर दी है। तो इस तरीके से यहां पर काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये चीज यूज हो रही है। टेक्निकली कितना सही है कितना सही नहीं है, देखो टेक्निकली मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है। अब कितना सही है कितना सही नहीं है वो आप डिसाइड करो, बट एक चीज मैं गारंटी आपको दे देता हूं कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिस में ये चीज बहुत कॉमनली यूज हो रही है, और टेक्निकली मुझे गलत नहीं लगता है। अब सही कितना है कितना नहीं है वो आप डिसाइड करो, आपका क्लाइंट है, आप कैसे गाइड करना चाहते हो। हमने तो कई क्लाइंट्स को गाइड किया हुआ और इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से यहां पे आप 43B(H) से बच सकते हैं इस तरीके से। हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक छोटा सा टास्क आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी बुक्स का जो बैंक बैलेंस है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं होगा। BRS आपको यहां जरूर बनाना होगा अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो, लेकिन 43B(H) से आप बच जाएंगे। आशा करता हूं ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको जरूर समझ आया होगा किस तरीके से करना है। ये जो मैंने आपको एडवाइस दी है ये बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और कोई टेक्निकल एडवाइस नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा बिफोर डूइंग एनी प्रैक्टिस। तो आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा 43B(H) का। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। प्लस अगर आप GST, ITI, TDS प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं, हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं। ई-वे बिल के सेशन मैंने सारे अपडेट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।